इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं। एक ऐसा लड़का जो कभी सड़क किनारे पकौड़े बेचता था और आगे चलकर उसने भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट एम्पायर खड़ा कर दिया। जी हां, हम उनके इस अनबिलीवेबल सफर को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे। इस कामयाबी का स्केल समझना है तो बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 75,000 करोड़। अपने पीछे वो 75,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाला एक आलीशान साम्राज्य छोड़कर गए। एक ऐसी कंपनी जो आगे चलकर ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट में शामिल हुई। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कहता है। अब जरा इस मैसिव फिगर को 1950 की उनकी शुरुआत से कंपेयर करते हैं। यमन के एक पेट्रोल पंप पर काम करते वक्त उनकी सैलरी कितनी थी? महीने के सिर्फ 300 रुपए। ये कंट्रास्ट सच में दिमाग घुमा देने वाला है। आखिर 300 रुपए से 75,000 करोड़ तक की ये नामुमकिन सी छलांग कैसे लगी? इस जर्नी को समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, बिजनेस में पहला कदम। दूसरा, मुंबई के मार्केट्स को डिसरप्ट करना। तीसरा, विमल ब्रांड का बनना। चौथा, स्टॉक मार्केट में आई क्रांति। और आखिर में 75,000 करोड़ की लेगेसी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो पहला फेज है फर्स्ट स्टेप्स इन बिजनेस, एक विजनरी रिस्क टेकर की शुरुआत। कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से लड़के से जिसने अपनी गुल्लक तोड़ी ताकि एक लोकल मंदिर के मेले में पकौड़े बेच सके। बचपन से ही अंदर एक पुक्का एंटरप्रेन्योर छुपा था। उनकी सोच बिल्कुल अलग लेवल पर थी। यमन में काम करते वक्त उनके पास चाय पीने के 2 ऑप्शन थे। एक सड़क किनारे मिलने वाली 10 पैसे की चाय और दूसरी एक लग्जरी होटल की 1 रुपए वाली चाय। उन्होंने 1 रुपए वाली चाय चुनी। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो वहां आने वाले अमीर व्यापारियों की बातें सुन सके और उनके बिजनेस सीक्रेट्स जान सके। कमाल का आइडिया था। वहां उन्होंने एक और हैरत अंगेज दिमाग लगाया। उन्हें समझ आ गया था कि यमन के चांदी के रियाल सिक्कों में जो सॉलिड चांदी लगी है उसकी असली कीमत सिक्के की फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा है। उन्होंने उन सिक्कों को पिघलाया और उस चांदी को बेचकर भारी मुनाफा कमाया और 1958 में पूरी तरह सेफ रहकर इंडिया वापस लौट आए। रिस्क था पर कैलकुलेशन एकदम सटीक थी। अब आते हैं दूसरे फेज पर, डिसरप्टिंग द मुंबई मार्केट्स। मुंबई वापस आने के बाद उनके पास सिर्फ 50,000 रुपए की कैपिटल थी। यहां से शुरू होता है उनका और डीपली एंट्रेंच्ड भ्रष्ट मर्चेंट यूनियंस के बीच का बड़ा टकराव। उन्होंने देखा कि पूरा मार्केट ही रिग्ड है। पुरानी यूनियंस नए ट्रेडर्स को घुसने नहीं दे रही थी। फैक्ट्रीज अपने यानी सूद का मनमाना दाम वसूल रही थी और खरीदार तैयार माल के बहुत कम पैसे दे रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मिडिलमैन को एकजुट किया ताकि इन कार्टल्स को बायपास करके सीधे सस्ते में माल खरीदा और महंगे में बेचा जा सके। लेकिन बात यहां तक बिगड़ गई कि नाराज टाइकून्स ने एक आईएएस ऑफिसर को रिश्वत देकर ट्रेडिंग गोडाउन पर ही ताला लगवा दिया। पर अंबानी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने ऑडेशियसली अपना सारा का सारा माल सीधे उस ऑफिसर के घर के दरवाजे पर डंप करवा दिया। वो भी ठीक उस वक्त जब वहां कुछ सीनियर ऑफिशियल्स आने वाले थे। अपनी नौकरी बचती ना देख उस ऑफिसर को तुरंत मार्केट दोबारा खुलवाना पड़ा। चलिए अब बढ़ते हैं 1966 की तरफ। हमारा तीसरा फेज, द राइज ऑफ विमल। ये वो दौर था जब गुजरात के नरोड़ा में उनकी ऐतिहासिक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत हुई जिसने विमल नाम के उस लेजेंडरी ब्रांड को जन्म दिया। यहां उन्होंने एक सरकारी नीति जिसे रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस कहते थे, उसका बड़ा स्मार्ट इस्तेमाल किया। इस पॉलिसी के तहत सस्ते विदेशी फैब्रिक इंपोर्ट करने की छूट थी। शर्त सिर्फ ये थी कि फाइनल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाए। उन्होंने स्मूथली अपना एक्सपोर्ट कोटा पूरा किया और बाकी हाई क्वालिटी कपड़ों के साथ डोमेस्टिक मार्केट पर पूरी तरह डोमिनेंसी हासिल कर ली। मुश्किलें यहां भी आए। जब राइवल्स ने रिटेलर्स पर विमल को बॉयकॉट करने का दबाव डाला तो उन्होंने सबको बायपास कर दिया। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और रिटेलर्स को एक रिस्क फ्री डील ऑफर की। उन्होंने कहा, मुनाफा आपका और नुकसान हुआ तो मेरा। इस अल्टीमेट गारंटी का असर यह हुआ कि एक ही दिन में विमल के 100 शोरूम्स खुल गए। ये सक्सेस हमें ले आती है चौथे फेज की तरफ, द स्टॉक मार्केट रेवोल्यूशन। 1978 का वो टर्निंग पॉइंट जब उन्होंने ट्रेडिशनल फंडिंग को छोड़कर आजाद भारत का पहला बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, वो भी रिलायंस को मात्र 10 रुपए के शेयर प्राइस पर लिस्ट करके। और रिजल्ट बिल्कुल ऐतिहासिक था। करीब 58,000 आम निवेशकों ने उन पर ट्रस्ट किया। इस एक कदम ने इंडियन कॉर्पोरेट फाइनेंस के पूरे पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया और आम आदमी को कॉर्पोरेट वेल्थ क्रिएट करने का हिस्सा बना दिया। इस भरोसे का स्केल देखना है तो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग के इस कोट को देखिए,
1986 की ये मीटिंग एक खुले मैदान में करनी पड़ी, क्योंकि बॉम्बे का कोई भी इंडोर हॉल इतना बड़ा नहीं था जहां 30,000 शेयर होल्डर्स एक साथ बैठ सकें। पूरा एक समुंदर उमड़ पड़ा था, जो पब्लिक ट्रस्ट का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन इस शानदार फाइनेंशियल चढ़ाव के बीच एक बड़ा फिजिकल सेटबैक आया। फरवरी 1986 में उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया। उनका दाहिना हाथ पूरी तरह पैरालाइज हो गया, पर उनकी मेंटल टफनेस कमाल की थी। उन्होंने लीडरशिप छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। 3 महीने की लगातार बेहद कड़ी डाइट और एक्सरसाइज के बाद उन्होंने ऐसी रिकवरी की जो सबके लिए एक मिसाल बन गई। और इसी के साथ हम आते हैं आखिरी फेज पर, 75,000 करोड़ लेगेसी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपनी बिगड़ती तबीयत के बावजूद 1990 के दशक में उनकी कंपनी ने अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल एक्सपेंशन के एक सुनहरे दौर में कदम रखा। इस टाइमलाइन को देखिए कि ये डाइवर्सिफिकेशन कितना एग्रेसिव था। 1992 में रिलायंस ग्लोबल फंड्स जुटाने वाली पहली इंडियन फर्म बनी। 1995 में 9X के साथ मिलकर रिलायंस टेलीकॉम लॉन्च किया और 1998 आते आते जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनकर तैयार हो गई। उनके इन अनोखे तरीकों को इंटरनेशनल लेवल पर भी जबरदस्त रिस्पेक्ट मिली। वॉर्टन स्कूल ने उन्हें डीन्स मेडल दिया, जो उन्हें यह सम्मान पाने वाला पहला भारतीय बनाता है। साथ ही एशिया वीक मैगजीन ने उन्हें लगातार एशिया के 50 सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल किया। लेकिन इन सब के पर्दे के पीछे की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो बेहद डिसिप्लिन्ड थे और दिन में कभी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे। उनकी पत्नी कोकिला बेन के रूप में उन्हें एक जबरदस्त पार्टनर मिली, जिन्होंने बिजनेस डिसीजंस में उनका साथ देने के लिए स्पेशली अंग्रेजी सीखी। और इतनी बेशुमार दौलत के बावजूद उनका लाइफस्टाइल हमेशा एकदम सिंपल और ग्राउंडेड रहा। आखिर में 6 जुलाई 2002 को एक दूसरे और जानलेवा स्ट्रोक के बाद 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये एक युग का अंत था, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी कोलोसल लेगेसी छोड़ गए जिसका टर्नओवर उस वक्त 75,000 करोड़ रुपए था। इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे दिमाग में बस यही एक सवाल गूंजता है, आखिर कैसे एक आम सा इंसान अपने एक ही जीवन काल में सड़क किनारे पकौड़े के ठेले से निकलकर ग्लोबल फॉर्चून 500 का एम्पायर खड़ा कर सकता है। एब्सोल्यूट जीरो से शुरू होकर एक मल्टी जेनरेशनल ग्लोबल साम्राज्य बनाने की ये कहानी सच में हमेशा इंस्पायर करती रहेगी।